देखो दोस्तों, नाम है तकाशी कोटेगावा, एक जापानीज ट्रेडर है और वीडियो गेम खेलते खेलते उसको जो स्टॉक मार्केट इस गेम की भी आदत लग गई। वो सारे नंबर्स जापानीज येन में इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। देखते ही देखते 95% उसकी आंखों के सामने ही क्रैश कर गया। उसमें से 7100 शेयर्स खरीद लिए। स्टॉक को ढूंढता था। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कौन से टूल वो यूज करता था। एमएस ने 2001 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था जापानीज मार्केट के अंदर, जो उस 120 करोड़ को 918 करोड़ में तब्दील कर दिया। इस कहानी की इंटरेस्टिंग बात ये कि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ पर शुरू होती है। तो कैसे वो स्ट्रैटेजी बस मुझे बताना है एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसकी वैल्यूज इनपुट्स को 25 करना है, लेंथ को। पहली बात तो यहाँ पर वो देखता क्या था कि यहाँ पर वो वो करो दिखने लगे, उसके बाद तुरंत बाय कर देना और फिर अगले 5-6 दिन के अंदर अच्छा प्रॉफिट करके बाहर निकल जाना है। दोस्तों, जापान के एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर के छोटे से बेडरूम में एक 25 साल का लड़का हमेशा वीडियो गेम खेला करता था और वीडियो गेम खेलते खेलते उसको जो स्टॉक मार्केट इस गेम की भी आदत लग गई थी। तो हमेशा वो स्टॉक मार्केट के अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढता था, उन्हें जो चीप लेवल में बाय करके भूल जाता था। उसकी बेसिकली उसका स्ट्रैटेजी ये थी कि बाय कर भूल जाओ। उसका सोशल मीडिया पे नाम था BNF मतलब बैंक निफ्टी नहीं, BNF मतलब बाय एंड फॉरगेट। तो ये बेसिकली उसकी इनिशियल स्ट्रैटेजी थी। एक दिन अचानक जब वो अपने बेडरूम के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहा था, तो उसकी नज़र गई एक स्टॉक की जिसका नाम था जेकॉम। अब उस जेकॉम स्टॉक को लेने की उसकी काफ़ी इच्छा थी, बट वो स्टॉक का प्राइस, मैं आपको सारे नंबर्स जापानीज येन में इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। इस शेयर की प्राइस थी 3,30,000 रुपये पर शेयर। ये इसको खरीदना था, काफ़ी वैल्यूएबल शेयर लग रहा था, बट अच्छे प्राइस पे अवेलेबल नहीं था। बट जैसे उसने उस शेयर को देखना शुरू कर दिया, वो स्टॉक देखते ही देखते 95% उसकी आंखों के सामने ही क्रैश कर गया। और जैसे वो क्रैश कर गया, उसने जो तुरंत कुछ मिनट भी ना गवाते हुए उसे लगा कि यार ये बहुत ही वैल्यूएबल डील है। उसने जो कौड़ियों के दाम पे उसमें से 7100 शेयर्स खरीद लिए और जैसे उसने खरीद लिए तुरंत से उसके अंदर जे शेप यानी वी शेप रिकवरी आ गई और स्टॉक अगेन बाउंस बैक कर गया। बट जैसे वो बाउंस बैक कर गया, उसके जो कौड़ियों के दाम में जो शेयर्स लिए थे वो जो है अब करोड़ों के अमाउंट में बन चुके थे। उसने क्या किया, उसने जो कुछ पार्शियल शेयर्स बेच दिए, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद उसने जो ऐसे ही रख दिया। जब वो सोने चला गया और दूसरे दिन जब उठ के देखता है, उसके शेयर्स की वैल्यू हो चुकी थी 120 करोड़ रुपए। बट इस कहानी की इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि उसको 120 करोड़ मिले। इस कहानी की इंटरेस्टिंग बात ये कि कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ पर शुरू होती है। देखो दोस्तों, नाम है तकाशी कोटेगावा, एक जापानीज ट्रेडर है। 25 साल का था जब उसने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट करके चूज़ किया कि मैं अपने घर में ही बैठ के, उसको काफ़ी ज़्यादा शौक नहीं थे, उसको जो वीडियो गेम जैसे वो खेलता है, उसने कहा भी काफ़ी बार है कि जैसे वीडियो गेम खेलता है ना, वैसे स्टॉक मार्केट की गेम वो खेला करता था। उसके लिए वो पैशन था, उसके लिए वो पैसे कमाने का जरिया नहीं था। उसको वहाँ से बहुत ज़्यादा मल्टी मिलियनर नहीं बनना था, उसे कोई बड़े बड़े शौक पूरे नहीं करने थे, उसे बस उस गेम को खेलना था। वो पैशनेट खिलाड़ी था उस गेम का। जब अचानक से एक दिन अपने बेडरूम में बैठे बैठे वो अपने वैल्यूएबल स्टॉक्स को कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ढूंढ रहा था, उसके पास कुछ बचाए हुए 8 लाख रुपए थे, तो उसकी नज़र एक शेयर पे पड़ी जिसका नाम था जेकॉम, राइट। अब उसी वक्त वो शेयर जो है 3,30,000 रुपये का था पर शेयर, राइट। उसको खरीदना था, बट वो ऐसे बस नाम के लिए देख रहा था बिकॉज वो शेयर काफ़ी महंगा था। बट हुआ क्या, उसी वक्त एक मिसयूज सिक्योरिटीज़ नाम की एक कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है। तो उस कंपनी के एक एम्प्लॉय ने, अब यहाँ पर ये फैट फिंगर एरर कहते हैं, गलती हुई उस एम्प्लॉय से। बड़ी बड़ी जो कंपनी जैसे सिली मिस्टेक करती है उन्हें जो फैट फिंगर एरर कहा जाता है। अब हुआ क्या, एक्चुअली उनको जो है इस 3,30,000 के शेयर को बेचना था, बस एक ही शेयर उसमें से बेचना था। उनके पास काफ़ी सारे शेयर थे, उनको एक ही शेयर बेचना था, बट एक शेयर 3,30,000 के भाव में बेचना था। और हुआ उल्टा, उन्होंने जो है 3,30,000 शेयर्स बेचने के लिए डाल दे 1 रुपीज़ की भाव में। अब जैसे वो शेयर बेचने डाले, अब ये गलती जैसे हुई, उसके बाद मार्केट के अंदर ये सारे सप्लाई आ गए शेयर का, बिकॉज शेयर जैसे बिकने लगे इतने सारे शेयर, तो मार्केट के अंदर सप्लाई आया तो डिमांड नॉर्मल थी, तो मार्केट के अंदर शेयर वो क्रैश होने लगा। देखते ही देखते वो शेयर कौड़ियों के दाम में मिलने लगा, 3,30,000 रुपये का शेयर। और उसी वक्त कोइंसिडेंटली हमारा ये जो 25 ईयर्स का ट्रेडर है तकाशी कोटेगावा, इसने शेयर को देख रहा था। कहते उसमें से उसने सारे शेयर नहीं खरीदे, बस 7,100 शेयर खरीदे और उसके बाद वो रुक गया।
देखो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि ये पहले से ही इन्वेस्टर टाइप का इंसान था, बाय एंड फॉरवर्ड इसकी स्ट्रैटेजी थी। बट ये जो जब इसके पास पैसे आए, इसने चूज किया कि मैं इस पैसे को ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। आप में से मैक्सिमम लोग उसमें से सारे पैसे विड्रॉ करके या फिर 95% पैसे विड्रॉ करके जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर देंगे। बिकॉज आपके लिए ट्रेडिंग को करने का मतलब यही था कि उससे पैसे बनाओ और अपनी जो लग्जरी लाइफस्टाइल को एनहांस करो, राइट। बट इस ट्रेड की कहानी यहाँ पर शुरू होती है। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे, उसकी स्ट्रैटेजी बेसिकली ये थी कि अंडर वैल्यूड, देखो पहले तो इन्वेस्टमेंट करता बट उसने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। उसने अब जो है स्विंग टाइप की ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। यानी कि वो करता क्या था कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश हुए हैं, मतलब यानी कि उसके टॉप से वो 25-25, 30-30% जो है नीचे आ चुके हैं, उन स्टॉक को ढूंढता था। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कौन से टूल वो यूज़ करता था, MACD वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ करता था। तो वो ऐसे स्टॉक को ढूंढता था जो 25% डाउन है। उसके बाद जैसे उसके अंदर रिकवरी की संभावनाएं बनती, जैसे रिकवरी होने लगती, उसके बाद वो जो है उस स्टॉक के अंदर एंटर कर देता और फिर अगले 5-6 दिनों के अंदर या फिर अगले 1 या फिर 2 हफ्ते के अंदर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट करके वो बाहर निकल आता। उसकी 2 एग्जाम्पल है। उसने 2001 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था जापानीज़ मार्केट के अंदर। उस समय उसने जो बहुत चीप रेट के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स को उठाया था और उससे उसने काफ़ी मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाया। उसके बाद 2006 में एक बहुत ही बड़ा क्रैश आया था जापानीज़ मार्केट के अंदर। वहाँ पर भी उसने जो डर्ट चीप रेट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स को परचेज़ किया था। सारे लोग ये जो सब शेयर बेच रहे थे, उसने उस स्टॉक को खरीदा 2006 में। अगेन वहाँ पर भी मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाए और उसके बाद 2001 से लेकर 2008 तक उसने जो उस 120 करोड़ को 918 करोड़ में तब्दील कर दिया। उस पैसे को ऑलमोस्ट 9x कर दिया। उसके बाद आज के समय पे उसकी जो नेटवर्थ है 1100 करोड़ की है और वो काफ़ी कम सोशल मीडिया पे अवेलेबल होता है। काफ़ी कम इंटरव्यू उसको आपको जो देखने मिल जाएंगे, थोड़े बहुत इंटरव्यू डेफिनेटली अवेलेबल है। सो देखिए दोस्तों, यार मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत महान ट्रेडर है, बट इस कहानी से ये सीखने मिलता है कि यार देखो, अगर आपका एम ये कि इस ट्रेडिंग गेम में खेलने के लिए आपको मज़ा आता है, तो फिर आप जो है उस गेम को किसी भी हालत में किसी भी पैसे के साथ खेलने में एंजॉय करोगे। भले आपके पास 8 लाख रुपए, जैसे इसके पास 8 लाख रुपए थे तभी वो एंजॉय करता था, और आज के समय पे भी जब उसके पास 1100 करोड़ रुपए, उसकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया है, बस उसकी कैपिटल की स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत चेंज हुई है। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी स्ट्रैटेजी। देखो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग उसकी स्ट्रैटेजीज़ कुछ भी कोई लोग बता रहे, बट मैंने जितना सर्च किया है मुझे कुछ चीज़ें मालूम पड़ी है। सो हम लोग जो उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सी ओके, तो यहाँ पर मैंने जो निफ्टी 50 को ओपन कर लिया है क्योंकि मैं स्टॉक्स को ओपन नहीं कर सकता। सो यहाँ पर मैं आपको बस निफ्टी के अंदर ही एग्जांपल देता हूँ कैसे वो स्ट्रैटेजी, बस मुझे बताना है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वो स्ट्रैटेजी किस टाइप की यूज़ करता था। देखो वो क्या यूज़ करता होगा। देखो इसने EMA लगाया 25 का, मैंने EMA लगाया। तो यहाँ पर आप बस जाओ और इंडिकेटर के अंदर आपको नहीं पता है तो EMA सर्च कर दो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे आ गया। इसके सेटिंग के अंदर जाके आपको जो है इसकी वैल्यूज़ इनपुट्स को 25 करना है, लेंथ को, एंड दैट्स इट। अब देखो ये EMA आ गया, राइट। अब ये स्ट्रैटेजी इसकी ये थी कि अगर अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे ढूंढा जाता है, अगर EMA के नीचे कैंडल्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो रिसेंटली स्टॉक के अंदर निफ्टी के अंदर क्रैश आया था, निफ्टी अपना इंडियन मार्केट गिरा था। पहली बात तो यहाँ पर वो देखता क्या था कि यहाँ पर वो देखता था कि मार्केट कितना क्रैश हुआ उसके टॉप से। अगर आप निफ्टी देखो टॉप से ऑलमोस्ट निफ्टी जो 17 से 18% क्रैश कर गया था अभी जो 2-3 दिन पहले, राइट। सो ये अभी और क्रैश हो सकता है, तभी वो एंट्री लेता था। यानी कि तो वो जो 25% क्रैश होने के बाद ही उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंटर करता। डेफिनेटली वो सपोर्ट वगैरह देखता, जैसे कि यहाँ पर आप देख लो निफ्टी के अंदर ये जो एक लॉन्ग टर्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर काफ़ी बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। सो ये बेसिकली सपोर्ट अगर वो देखता होगा, उसके बाद अगर और थोड़ा नीचे इस लेवल पे अगर 25% स्टॉक गिर गया, उसके बाद एक चीज़ और देखता है कि EMA जो EMA 25 का EMA, इसके नीचे काफ़ी होना चाहिए कैंडल, बीच 25%, यानी कि टच नहीं करनी चाहिए, काफ़ी नीचे होना चाहिए, EMA के काफ़ी गैप में होना चाहिए। एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा वो EMA जो 25 EMA हमने लगाया उसके नज़दीक नहीं होनी चाहिए कैंडल, काफ़ी नीचे होनी चाहिए, जैसे कि इस केस में 2-3 दिन पहले था निफ्टी। उसके बाद वो करता क्या था, जैसे स्टॉक क्रैश हो गया, उसने दिखा अभी क्रैश हो चुका है, अब वो एंट्री तुरंत कैश होने के बाद नहीं लेता था। जैसे उसके अंदर रिकवरी आने लगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो जो यूज़ करता था, वो यूज़ करता था RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पर ये डाल दिया। अब यहाँ पर आप देख लो जो येलो लाइन आपको दिख रही है, जैसे ये येलो लाइन के अंदर रिकवरी आने लगे, जैसे यहाँ पर आप देख लो कुछ टाइम पहले रिकवरी आने लगी थी ऐसी,
उस समय ये जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक को एंटर करता है, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में भी देखता होगा। क्लियरली स्ट्रैटेजी दिखी नहीं है कि बिकॉज ऑब्वियसली डे फ्रेम में या फिर उससे भी कम टाइम में देखता होगा, आधे घंटे की कैंडल वगैरह, बिकॉज वो 4-5 दिन के लिए ये ट्रेड करता है। तो बेसिकली यही था, क्रैश को ढूंढो, जो 25% स्टॉक गिरे हैं उनको ढूंढो, ईएमए से नीचे होना चाहिए कैंडल काफ़ी, अगर वो है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन फिर आपको देखना रिकवरी कब होने वाली, जैसे रिकवरी के चांसेस दिखे आरएसआई के अंदर, जैसे वो कर्व दिखने लगे उसके बाद तुरंत बाय कर देना और फिर अगले 5-6 दिन के अंदर अच्छा प्रॉफिट करके बाहर निकल जाना है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक को ढूंढना और उससे अच्छे रेट में बाय करके अगले 5-6 दिन के अंदर जैसे रिकवरी आने लगे उसको बेच के निकल जाना। जैसे वॉल्यूम आने लगे, वॉल्यूम भी देखता होगा, बट स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। बट आई होप कि आपको इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा कि यार देखो, अगर आपका प्यार स्टॉक मार्केट है तो फिर आपको जो पैसे कितने कमा रहे हो, कितने पैसे गंवा रहे हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग डिसेंट ट्रेडिंग गेम, आपको जो ट्रेडिंग से सीखने मिलता है, हर गलती से आप सीखते हो। तो आई होप कि आप इस वीडियो के बाद डेफिनेटली, अगर आपको उसका इंटरव्यू चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस ताकाशी कोटेगावा की इंटरव्यू की लिंक दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।